मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज कवर स्टोरी में सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या दिल्ली में हुए लाल किला आतंकी हमले में हमास का हाथ है। ये हमास कनेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। दिल्ली लाल किले आतंकी हमले का हमास कनेक्शन, हमास मॉड्यूल, हथियारों का पाताल लोक। कवर स्टोरी नंबर 2 में हम आपको दिखाएंगे ये जो घुसपैठियों की कतार लगी है उसके लाइव सबूत, घुसपैठ के लाइव सबूत हम आपको दिखाएंगे। कवर स्टोरी नंबर 3, वो शिमला की विवादित संजौली मस्जिद आपको याद है, उसको गिराने को लेकर हिंदू संगठनों ने 1 हफ्ते की मोहलत क्यों दी है, अनशन क्यों खत्म हुआ, हिंदू संगठनों का क्या आश्वासन दिया गया, और जुमे की नमाज को लेकर किस तरह से बवाल और उबाल हुआ, इसकी भी बात। और दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश होने का कारण क्या है, तेजस जो आज क्रैश हुआ उसका कारण क्या है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बाबरी कार्ड खेल दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, बाबरी नाम की मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है। ये देखिए आप, ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक है हुमायूं कबीर। अच्छा, तारीख इन्होंने कही है कि 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के दिन, जो विवादित ढांचा बाबरी विध्वंस के दिन मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक मस्जिद की नींव रखी जाएगी, उसका नाम बाबरी रखा जाएगा। 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखने का ऐलान इन्होंने किया है। दावा किया जा रहा है साहब कि इस मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे। ये एक और बाबरी मस्जिद बनाना है। लोगों को शांति पसंद नहीं आती, तुष्टि करने के चक्कर में ना जाने देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं ये लोग। बाबरी मस्जिद, एक और बाबरी नाम की मस्जिद ये बनाने जा रहे हैं। ये हुमायूं कबीर इनका नाम। कई लोगों का मानना है साहब कि ममता बनर्जी की सहमति के बिना ये इतना बड़ा दावा कर ही नहीं सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हुमायूं कबीर ने बाबरी नाम की मस्जिद बनाने का ऐलान तब किया है जब अभी राम मंदिर पर तो धर्म ध्वजा फहराने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। टाइमिंग भी देखिए आप, जब ध्वजारोहण कार्यक्रम राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं अयोध्या, उसी वक्त बाबरी नाम की मस्जिद बनाने का ऐलान इनकी तरफ से किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया था साहब कि ये हिंदू विरोधी नेता हैं। और एक और चीज, पुराना बयान इनका कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो कर मारने की धमकी भी ये दे चुके हैं। हमारे साथ, अच्छा, मुझे बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप, इन्होंने ही पहले शायद धमकी भी हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबोने की धमकी भी इन्होंने ही दी थी, और अब ये नई मस्जिद, बाबरी नाम की मस्जिद बनाने का ऐलान इन्होंने किया। तारीख भी चुनी है 6 दिसंबर। ये ममता की सहमति के बिना तो इतना बड़ा बयान नहीं दे सकते शायद। अमन जी, आप देश के इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मुझे याद है कि जब प्रभु श्री राम के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, ममता बनर्जी इकलौती ऐसी नेता थी जिसने ना इसके ऊपर ट्वीट किया था, और वो एक ऐसी सभा में गई थी जो इंटरफेथ सभा है। ममता बनर्जी के आदेश पे ही हुमायूं कबीर ने ये बयान दिया है और मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरासर हिंदुओं की भावना के चिढ़ाने की बात है, और ये साबित ममता बनर्जी कर रही है कि वो बंगाली हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट करती है। याद करिए, प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया था, उससे पहले माँ दुर्गा की उपासना करी थी और उनकी पूजा करी थी। माँ दुर्गा की भूमि बंगाल का ये सरासर अपमान है, और इससे स्पष्ट होता है कि ममता बनर्जी बंगाल के अलावा सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की ख्याल की बात करती है। आप कह रहे हैं बंगाली हिंदुओं को जगह दिखा रही है ममता बनर्जी। मैं एक बार बयान सुना देता हूँ, शुक्रिया आपका, क्योंकि लोगों को पता लगे ना क्या सोच है, क्या प्लान है बाबरी मस्जिद बनाने का, टीएमसी का प्लान। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा इन्होंने। मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो, 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। और इस विवादित ढांचे के बाद बात करेंगे दिल्ली आतंकी हमले के हमास कनेक्शन की। बड़ा खुलासा, सुपर एक्सक्लूसिव। कश्मीर टाइम्स पे पहले भी जो है एंटी नेशनल कंटेंट लिखने के बिना पे जो है कई दफ़ा रेड हो चुके हैं, और ये एक एसआईए के पास एफआईआर दर्ज हुई थी एक केस में, जिसकी बिना पे आज ये रेड्स किए गए हैं।
जो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी लॉकर्स हैं, उनको चेक किया और ये चेक किया कि जो SOPs रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने इशू किए थे कि क्या सारे लॉकर्स नंबर्ड हैं, उन पे लॉकर होल्डर्स के फ़ोन नंबर और नाम आ चुके हैं। हमारे हॉस्पिटल से उन सबको हमने चेक कराया, जो भी अनअटेंडेड लॉकर्स थे उनको हमने चेक कराया, उनको हमने तोड़ा उनके सामने। तो सारे लॉकर्स, तकरीबन सारे लॉकर्स उन्होंने चेक किए। साहब ये कनेक्शन, ये खबर आपका दिमाग घुमा देगी। हमास याद है आपको? हमास दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत आतंकवाद के ना उस खतरे के सामने खड़ा है जिसका सबसे क्रूर, वहशी चेहरा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल देख चुका है। याद है ना आपको? एक साथ कई जगहों पर हजारों रॉकेट दागे गए थे, आतंकी हमले हुए थे, लोगों को अगवा कर लिया गया था, बूढ़ों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को अवन में जिंदा भून दिया गया था। क्रूर, वहशी हमास के दरिंदे आतंकवादी, वो खतरा हमास। सवाल ये, भारत में लाल किला ब्लास्ट के बाद एक एक करके जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे सवाल है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर मॉड्यूल क्या सीधे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन हमास के संपर्क में था? हमास कनेक्शन, ये आतंकी डॉक्टर्स की, ये जो डी कंपनी इसलिए डॉक्टर्स की, कट्टर डॉक्टर कंपनी को हमास से ट्रेनिंग मिल रही थी क्या? और क्या लाल किला ब्लास्ट में हमास का हाथ था? सीधा सवाल क्यों, अब सुनिए। क्योंकि लाल किला ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों को हैरान कर देने वाली जानकारी मिली है। वो इस बात का संकेत है कि आतंकी कट्टर डॉक्टर्स का मॉड्यूल सीधे सीधे हमास की तर्ज पर काम कर रहा था। सुनिएगा, जैसे हमास के आतंकवादियों ने गाजा पट्टी में अस्पतालों को हथियारों का गोदाम बना रखा था ना, अस्पतालों की बेसमेंट में पाताल, लोग पाताल में हथियार, उसी मॉड्यूल में, उसी हमास मॉड्यूल में कश्मीर में भी कई अस्पतालों को टेरर स्टोरेज बनाने की तैयारी थी। NIA सोर्सेस के मुताबिक कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, बड़गाम समेत कई जिलों के अस्पतालों को हमास की तर्ज पर हथियार गोदाम बनाने की प्लानिंग चल रही थी। इसके लिए आतंकवाद की ये डी कंपनी, डॉक्टर कंपनी को सीधे हमास से टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा था। मतलब आप एक बार फिर से याद करिए, गाजा में वो अल शिफा, जॉर्डन जैसे अस्पतालों के नीचे अस्पताल एक शील्ड की तरह होता है, वहां पर मरीज होंगे और उस पर बमबारी नहीं हो सकती। उसी तरह का प्लान यहां कश्मीर के अस्पतालों में भी बेसमेंट में आतंकवाद के पूरे सेंटर खोले हुए थे। वैसे ही कश्मीर में भी अस्पतालों को हथियार का हेडक्वार्टर बनाया जाना था। NIA को यह जानकारी किससे मिली है, ये भी सुनिए। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर आदिल से पूछताछ में मिली है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के कई अस्पतालों की जांच शुरू हो चुकी है। NIA ने हंदवाड़ा में जिला मेडिकल अस्पताल में आज 300 से ज्यादा लॉकर्स की तलाशी ली है, लॉकर्स की, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद श्रीनगर के एक अस्पताल से AK-47 मिल चुकी है। AK-47 अस्पताल से अभी कल ही NIA ने कश्मीर के 4 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। 4 डॉक्टर्स, दिल्ली आतंकी ब्लास्ट केस में 4 डॉक्टर्स पकड़े गए, अंदर है। ये डॉक्टर्स की, कट्टर डॉक्टर्स की डी कंपनी सीधे आतंकी हमलों के लिए हमास से ट्यूशन ले रही थी क्या? अच्छा, डाउट क्यों है? क्योंकि साहब अब जो बताने जा रहा हूं सुनिए। 9 महीने पहले, क्रोनोलॉजी समझिएगा, 6 फरवरी को, 9 महीने पहले फरवरी के महीने में POK में हमास और जैश की मुलाकात हो चुकी है। अब जैश कौन? वो जैश जिसने इन कट्टर डॉक्टर्स को ट्रेन किया। कनेक्ट द डॉट्स, क्रोनोलॉजी समझिए। यहां हमास कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। उधर POK में कुछ महीने पहले जैश जिसने इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, और हमास, आप कहेंगे कश्मीर का हमास से क्या लेना देना, या हमास को कश्मीर से क्या लेना देना, लेकिन हमास और जैश की मुलाकात हो चुकी है। और आज पता लग गया कि हमास मॉड्यूल में अस्पतालों को हथियारों का गोदाम बनाने की तैयारी थी। इसका मतलब यह भी है आतंकी जरूरत पड़ने पर मरीजों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे। कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक करने का प्लान था। एक और खुलासा यह हुआ है कि आतंकवादियों की टीम
केमिकल वेपन से देश में एक जैविक हथियार, केमिकल वेपन से बहुत बड़ा जेनोसाइड, नरसंहार की तैयारी कर रहे थे ये लोग। रिसिन का तो पता भी लगा था उस जहर का। ये जानकारी पहले आ चुकी है कि दिल्ली में हमास स्टाइल में ड्रोन अटैक्स की तैयारी थी। यह हमला 7 अक्टूबर जो हमास वाला हमला था उसी तरह का हमला करने की तैयारी थी। तारीख चुनी गई थी 6 दिसंबर। ये टीएमसी वाले 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद बनाना चाह रहे हैं। आतंकवादियों ने भी 6 दिसंबर की तारीख चुनी थी। हमास स्टाइल में एक साथ देश के कई शहरों में हमले करने वाले थे ये लोग। सोच देखिए आप, उन्होंने भी 6 दिसंबर, इन्होंने भी 6 दिसंबर क्या विवादित ढांचा जो गिराया गया था। लाल किला ब्लास्ट में हमास की एंट्री, लाल किला ब्लास्ट में मतलब बोलते हुए भी हैरानगी हो रही है साहब। दिल्ली आतंकी हमले में हमास के लिंक कनेक्शन की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि हमास आतंकी पीओके में दिख चुके हैं और कश्मीर के मुद्दे पर हमास का रुख लश्कर और जैश आतंकवादियों के साथ है। सुनिए। हमास से और इन्होंने सीख लिया है पूरी तरह से। हॉस्पिटल क्योंकि सेफ जोन होते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहां काम नहीं करती क्योंकि आप वहां आपके सामने लिमिटेशंस होती हैं, तो उसी पैटर्न को ये यहां लाना चाहते हैं जैसे गाजा वाला पैटर्न है। हालांकि अभी उस तरह का बड़ा तो नहीं है पैटर्न क्योंकि वहां तो टनल बना ली थी, नीचे स्टोर बना लिए थे। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत मजबूत हैं, लेकिन हाँ ये एक संभावित खतरा बहुत ज्यादा है साहब। जिस तरह गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में हमास के कई मीडिया आउटलेट्स के साथ संबंध है, अब ये खबर सुनिएगा, कई लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, कई लोगों का लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। वैसे भारत में आप हैरान हो जाएंगे, मीडिया संस्थान दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने कल जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में छापेमारी की है। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में छापेमारी, जानते हैं क्या मिला? AK-47 की गोलियां। कश्मीर टाइम्स अखबार का दफ्तर, वहां AK-47 की गोलियां, पिस्तौल की गोलियां, 3 ग्रेनेड के लीवर मिले हैं। AK-47 की गोलियां, पिस्तौल की गोलियां। कश्मीर टाइम्स दावे के हिसाब से, एजेंसीज का दावा है, कुछ डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल उपकरण, दस्तावेज भी जांच एजेंसियों ने कब्जे में ले लिए हैं। इस अखबार पर खबर के नाम पर देश में अलगाववादी विचारधारा फैलाने, युवाओं को रेडिकलाइज करने और राज्य की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे गंभीर आरोप है। चलिए ये तो आरोप है ना, लेकिन AK-47 की गोलियां अखबार के दफ्तर में, जैसा एजेंसियां दावा कर रही हैं। अखबार पर SIA की छापेमारी, एक FIR की बात की गई। अच्छा, FIR हुई थी UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 13 के तहत दर्ज की गई थी। अब सुनिए, हालांकि पक्ष दूसरा भी दिखाना जरूरी है। कश्मीर टाइम्स के संपादकों ने इस कार्रवाई को स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने की कोशिश का है। अब मुझे नहीं पता ये AK-47 की गोलियों से कैसी स्वतंत्र पत्रकारिता, क्योंकि एजेंसीज का दावा AK-47 की गोलियां, कश्मीर टाइम्स के संपादकों ने इस कार्रवाई को कहा यह स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने की कोशिश। उनका क्या कहना है साहब? ये सारे आरोप बेबुनियाद है। छापेमारी का मकसद उन्हें डराना है और चुप कराना है। बड़ी बात यह कि कश्मीर टाइम्स अखबार का प्रिंट एडिशन ये बंद हो चुका है 21-22 में। अभी क्या होता है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। अच्छा, हमने भी थोड़ा जब जांच पड़ताल की कि जो आरोप लग रहे हैं अलगाववादी एजेंडा चलाने के, तो क्या ऐसा है भी, हमने कुछ एडिशंस का खंगाले, कुछ आर्टिकल्स देखे। जो भाषा हमको मिले हम आपको बताते हैं, आप खुद तय करिएगा वो सही है गलत है। मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 अगस्त 2025 को छपे इस आर्टिकल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए थे। शीर्षक था, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हम किन सूचकांकों पर मापते हैं, किन पैरामीटर्स पर। इसमें लिखा कि वैश्विक नतीजों की बात करें तो भारत द्वारा उच्च नैतिक आधार अपनाने के बावजूद सिंदूर के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया और पाकिस्तान जो कभी बहिष्कृत था वो अपनी साख बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की साख बढ़ती नजर आई कश्मीर टाइम्स को, ये आर्टिकल में है। कश्मीर टाइम्स को पाकिस्तान
की साख। इसी तरह से एक और आर्टिकल, उसमें था कि मौन के नीचे दबे क्रोध और दर्द को सुनो। इस आर्टिकल में अखबार की संपादक ने इंडियन आर्मी को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सेना कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करती है। ये आरोप लगते हैं, अब आप लोग तय करिए, हम सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। एक आर्टिकल कि सेना कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करती है। उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पास AFSPA का भी जिक्र किया। और एक और आर्टिकल ये था 11 दिसंबर 2023, इसका था आर्ट ऑफ डिसेप्शन। ये देखिए, इसका जो हेडर था वो था आर्ट ऑफ डिसेप्शन, मतलब धोखा देने की कला। इसमें 370 हटाने के फैसले पर सवाल खड़े किए गए थे कि गलत हटाया गया। ये उन्होंने कहा कि सिर्फ कानूनी मामला नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक छल, 370 को राजनीतिक छल बताया उसको हटाना, और कश्मीर के लोगों पर अत्याचार बताया। तो ये आरोप लगते हैं कि भाई अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा दे। चलिए, ये सब आरोप है, मैं फिर कह रहा हूं, विचारों की आजादी है, बिल्कुल है, होनी चाहिए, स्वतंत्रता है, लेकिन AK-47 की गोलियों की नहीं है मैडम। AK-47 के गोलियों की साथ बिल्कुल कोई स्वतंत्रता नहीं होती। ये सब एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं जिसकी आजादी है हमारे देश में। अब उस पर बहस हो सकती है, टू मच डेमोक्रेसी के अंडर आता है क्या? अखबार की संपादक की तरफ से इस तरह के आर्टिकल लिखे गए थे। अच्छा, अब उनका यह कहना है कि उन्हें डराने के लिए इस तरह की छापेमारी की गई है। बीजेपी और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल उठाया कि किसी अखबार के दफ्तर में हथियारों का क्या काम है? हथियारों का क्या काम? ये तो सवाल है भी साहब। हथियार AK-47 की गोलियां, उसको लेकर तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं साहब। अच्छा, अब आप सोच कर देखिए, भारत कितने बड़े खतरे का सामना कर रहा है साहब। अस्पतालों में हमास मॉड्यूल, नीचे हथियारों का जखीरा कश्मीर के अस्पतालों में। अब देखिए 3 तस्वीरें, अखबार के दफ्तर से AK-47 की गोलियां, यूनिवर्सिटी में हथियारों का जखीरा, अस्पताल, अखबार, यूनिवर्सिटी। मतलब ये ना नए दौर का आतंकवाद है साहब। ये इसको आप कह सकते हैं, ये एक शब्द होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। ये भारत में एक्टिव माना जा रहा है। इस बार हमारे दुश्मन कसाब जैसे बंदूकधारी नहीं हैं, ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बीटेक किए हुए हैं, व्हाट्सएप पर 13,000 लोगों को रेडिकलाइज करने वाले मॉडरेटर हैं। मतलब ये लोग साहब, वो तो जानते हैं ना, साधारण अरंडी के बीच से दुनिया का सबसे खतरनाक जैविक हथियार बनाने की ताकत रखने वाले कट्टर जिहादी हैं। इसके बावजूद अभी बिना कवर फायर दिया जा रहा है। आज ही अब क्या चल रहा है कश्मीर में, जगह जगह छापेमारी चल रही है, AK-47 की गोलियां ना जाने क्या क्या मिल रहा है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला दर्द में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने कहा कि वो सुनिश्चित करें कि कश्मीरियों को किसी भी तरह की परेशानी और भेदभाव का सामना ना करना पड़े। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा साहब कि दिल्ली कार ब्लास्ट जैसे आपराधिक कृत्य करने वाले लोग बहुत कम हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व वो लोग नहीं करते। ठीक बात, कुछ गुमराह लोगों की हरकतों के कारण, गुमराह लोगों के आतंकवादी हैं, कुछ गुमराह लोगों की हरकतों के कारण पूरे कश्मीरी समुदाय के खिलाफ शक और शत्रुता का माहौल बनता है। बड़ी बात यह है, फारूक अब्दुल्ला अकेले नहीं है, इनसे पहले की लिस्ट बहुत लंबी है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। गुमराह, भटका हुआ, हालात का मारा बेचारा, महबूबा मुफ्ती बता चुकी हैं, इमरान मसूद, राशिद अलवी, कई नेताओं ने, पी चिदम्बरम ने भी कह दिया था कि ये लोग हथियार क्यों उठा लेते हैं, उस पर हमें अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है। ये लोग इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद वाले बयान दे चुके हैं। मैंने कहा ना, हालात, मजबूर, भटका हुआ, ये सब बताया गया। लेकिन अभी तक इस पूरे मसले को लेकर किसी तरह के, अब जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं और अब जो अलग अलग तरह से डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, उस पर अब तक किसी भी तरह का कोई रिएक्शन इन नेताओं की तरफ से नहीं आया है। और ना ही आया है घुसपैठ को लेकर, जिसकी भी बात करना बहुत जरूरी है। SIR पर आक्रोश, घुसपैठ पर खामोश। अब बात इसकी। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है, ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो SIR का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड, साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ।
वन साइड ये देखिए, अब जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। एसआईआर होगा 12 प्रदेशों में तो वो होकर रहेगा। इससे अगर आपकी कुर्सी हिल रही है और आप ये जान गई हैं कि अगली बार आप सत्ता में नहीं आएंगी, तो ये डर अच्छा है। बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी। खतरनाक बतला रही है, कल उसी के लिए वहाँ का रिजल्ट खतरनाक होगा जैसे बिहार के लिए हुआ है। बिहार में एसआईआर के लिए जितना हाई तौबा किए तो यहाँ की जनता समझा दिया ना। देखिए, पिछले 4 दिनों से बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की या भारत से भागने की लगातार लाइव तस्वीरें आ रही हैं, लाइव सबूत आ रहे हैं, वीडियो सबूत आ रहे हैं। घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे हैं। वो कितनी आसानी से देश में कुंडली जमा कर बैठे थे, अब ये क्लियर हो रहा है। 500 रुपए में वोट भी डाल रहे थे, 10 से 20 हजार खर्च करके भारत में तमाम वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवा रहे थे, योजनाओं का लाभ ले रहे थे जो सब हमारे टैक्स पेयर्स से भारतीयों के लिए, भारतीयों को मिलने चाहिए। ये घुसपैठिए उन योजनाओं का भी लाभ ले रहे थे, खासकर बंगाल में। हैरानी की बात यह कि घुसपैठ के जिस वीडियो सबूत को देखकर पूरा देश हैरान है कि इतने घुसपैठिए, अभी तो कितने होंगे, अभी तो सिर्फ बंगाल की बात हो रही है ये। लेकिन साहब, विपक्ष के बड़े नेताओं ने शायद जानबूझकर आंखें बंद की हुई है, मैं कह रहा हूं। एसआईआर पर इतना आक्रोश है, घुसपैठ पर सारे खामोश हैं। घुसपैठ पर विपक्ष की इसी राजनीतिक चुप्पी से घुसपैठियों की क्या हिम्मत बढ़ती है? और क्या घुसपैठ का मॉड्यूल देश में वोट बैंक का टूल है? क्या इसलिए बीजेपी का विरोध करने वाले घुसपैठियों के खिलाफ विपक्ष में जबरदस्त सन्नाटा है? देखिए, आज घुसपैठ की कई हैरान कर देने वाली कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, कई केस स्टडीज, इनको सुनिएगा, आप समझेंगे घुसपैठ का मॉडल कैसे काम करता है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, कोई बांग्लादेशी आएगा, यहाँ बंगाल की बच्ची से शादी करेगा और अपने ससुर को अपना बाप बना लेगा और फिर अपना वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनाकर यहाँ बस जाते, कुंडली मारकर बैठ जाते हैं सारे घुसपैठिए। ऐसी एक केस स्टडी हमको मिली, रुकैया बेगम। रुकैया बेगम ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है रुकैया, ये 6 साल पहले भारत में घुसी थी। रुकैया भारत के सॉल्ट लेक इलाके में, इसने बंगाल में सॉल्ट लेक इलाके में अपना ठिकाना बसा लिया। बांग्लादेश से आई है, फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनवाया, ये कई चुनावों में वोट डाल चुकी है। आप हैरान हो जाएंगे साहब, ममता सरकार की जो लक्ष्मी भंडार योजना है ना, वो 1000-1200 रुपए जो महीने के मिलते हैं वो भी मिल रहे हैं इसको, जिसके तहत मैंने बताऊं 1000-1200 रुपए महीना मिलते हैं। ममता सरकार की दुआरे सरकार स्कीम के तहत इसने अपना वोटर कार्ड बनवाया था। लेकिन अब जब एसआईआर की प्रक्रिया जोर पकड़ी, उल्टे पांव बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग पड़े। अब बताइए, नहीं होना चाहिए था? दूसरी केस स्टडी, इनका नाम है खलील मोल्ला। इनकी करतूत सुनकर आप दंग रह जाएंगे साहब। ये देखिए, इनका वीडियो आप तक पहुंचा भी होगा। ये 35 साल पहले आए घुसपैठिया, आज से 35 साल पहले 90 में भारत में घुसपैठ की थी इन्होंने, तब से कुंडली मारकर बैठ गए साहब। 2003 में वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। अब वोटर कार्ड में इसने पिता के नाम की जगह अपने ससुर का नाम लिखवा लिया। मैं जो आपको समझा रहा था, ये बांग्लादेशी आया, बंगाल की बच्ची से शादी की, ससुर को बाप बना लिया और वोटर कार्ड में बाप की जगह ससुर का नाम लिखवा लिया। पत्नी कह रही है मुझे पता ही नहीं है कि मेरे बाप का नाम इस्तेमाल कर रहा है ये। उसके बाद एक बंगाली महिला से शादी करके ये एक भारतीय परिवार का घर जमाई बन गया। ठीक, अब हुआ क्या, बंगाल में शुरू हुए एसआईआर फॉर्म में फिर से इसने अपने पिता के नाम की जगह अपने ससुर का नाम डाल दिया ताकि पकड़ा ना जाए। अब सोचिए, अब ये भाग रहा है, एसआईआर के डर से भागना चाहता है। ये भी बॉर्डर पर बैठा है, ये भी जा रहा है, मैं जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। अब नहीं होना चाहिए था एसआईआर साहब। तीसरी के, कोई भारत कोई धर्मशाला थोड़ी ना है साहब, कोई देश रखेगा। तीसरी केस स्टडी, अनवरा बेगम। अनवरा बेगम 3 साल पहले ये आई लॉकडाउन के दौरान आई। ये बांग्लादेश के सतखीरा की रहने वाली हैं और इसने दलाल को पैसे देकर भारत में एंट्री मारी थी। ये तो वो वाला सिस्टम भी ठीक करने की जरूरत है साहब। वैसे दलाल को पैसे दिए, भारत में एंट्री ली, भारत आने के वैलिड दस्तावेज इसके पास नहीं है। एसआईआर शुरू हुआ, इसे लगा पकड़ में आ जाऊंगी, बोरिया बिस्तर बांधकर बांग्लादेश बॉर्डर पहुंच गई हैं। चौथी, हम तो आज जब खबर को बना रहे थे तो हमारे रिपोर्टर्स ने हमको इतनी लंबी लिस्ट भेजी,
वो कह रहे हैं कि अमन, जब मैं खड़ा था तो ये नहीं समझ आ रहा था कि इतने बांग्लादेशी आसपास कि मैं बांग्लादेश में खड़ा हूं, बंगाल में खड़ा हूं। ये हाल था, ये हाल। चौथी, अबुल कलाम इनका नाम, 6 साल पहले भारत में घुसपैठ की थी, 6 साल पहले। ये देखिए, हाँ। अच्छा, ये भी क्या हुआ, ये भी ना लॉकडाउन के दौरान भारत में घुसा था। ये छिप गया कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में। इसे नौकरी मिल गई मिठाई शॉप में। एसआईआर शुरू होने पर इसके मकान मालिक ने इसे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके पास भारत आने के वैलिड डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। अब ये पकड़े जाने के डर से वापस जाने पर अपने घर जो है ना वो ढाका जाना चाह रहा है, ढाका भाग रहा है अभी। 5वीं केस स्टडी बहुत सारी है। मैरून बीवी 5 साल पहले भारत में घुसपैठ की सबसे न्यूज 18 ने बात की। अब हर कोई खुलकर बता रहे हैं कि हाँ, ये लाइव सबूत हैं घुसपैठ के देश में। ये चीख चीख कर रहे हैं कि हाँ, एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए। 5 साल पहले भारत में घुसपैठ की थी, अकेले नहीं आई थी, पूरे परिवार के साथ आ गई। इसने भी दलाल को कुछ, जो इसका दावा, इसने 5,000 रुपए दिए और भारत में घुस गई। ये बंगाल के नेहाटी में ये मेड का काम, हाउस हेल्प का काम ये करती थी। अब एसआईआर के डर से बांग्लादेश भाग रही हैं। शहनवाज, ये बांग्लादेश के जाशोर का रहने वाला, घुसपैठ करके बंगाल आया। ये नाम देखिए, हाँ, ये। और अब जो है ये कपड़े इकट्ठा करके बेचने का काम करता था। एसआईआर वेरिफिकेशन के पकड़े जाने का डर था, बॉर्डर पहुंच गया। सकीना है, ये भी भारत में आई, पैसे देकर आई नियमों के मुताबिक। अच्छा, वोटर का नाम 2002 की लिस्ट में होना जरूरी है, 2002। 4 साल पहले आई किसी घुसपैठिए का नाम 23 साल पुराने वोटर लिस्ट में कैसे होगा? इसलिए ये सभी अब बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ बंगाल की हालत नहीं है। हर गली, हर मोहल्ले में ये घुसपैठिए बसे हुए हैं। झारखंड के सुदूर आदिवासी इलाकों में घुसपैठियों ने बहुत तेजी से, कई इलाकों की ना डेमोग्राफी बदल गई है। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां हिंदू माइनॉरिटी हो रहे हैं और इनकी जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए साहब 15 अगस्त को पीएम मोदी ने भी, याद है ना, लाल किले की प्राचीर से एक पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था। आज अमित शाह ने भी पीएम मोदी के उसी प्रण को दोहरा दिया। कह रहे हैं चुन चुन कर निकालेंगे। साफ शब्दों में कहा, घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठिया बचाओ अभियान में लगे हैं और हटाओ अभियान को कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन अमित शाह ने क्लियर करा, चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन कर। सुनिए, इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है। साहब, ये तो देश के गृह मंत्री कह रहे हैं चुन चुन कर निकालेंगे। बचाते रहिए, जिसकी हिम्मत है बचाइए आप किसी घुसपैठिए को। और अगर इतने घुसपैठियों से इतना प्रेम है तो अपने घर में जगह दे दीजिए। किसी को घुसपैठियों से इतना प्रेम है ना तो अपने घर में जगह देते। अपने घर में कोई आप किसी को रखते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो ये देश भी तो आपका घर है। घुसपैठिए खुद कह रहे हैं वो एसआईआर के डर से भाग रहे हैं। घुसपैठिए बता रहे हैं कि एसआईआर उनके घुसपैठ की पोल खोल सकता है। लेकिन भारत में विपक्षी दल एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एक तरफ एसआईआर का खौफ, एक तरफ एसआईआर का विरोध। सब कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आप जानते हैं बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर किसी भी कीमत पर ना हो। अखिलेश यादव ने भी यूपी में एसआईआर का विरोध शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं यूपी में नहीं होने देंगे, नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर आज की बड़ी खबर क्या है एक बार बता देता हूं। 14 दिसंबर को, एक तो मैंने आपको बताया, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। 14 दिसंबर कांग्रेस रैली ऐसे वक्त में करने जा रही है जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा होगा। नंबर 2 सुन लीजिए, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी एसआईआर के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। किसको बचाना, किसको बचाना? ये कह रहे 5 करोड़ लोगों के साइन लेने का लक्ष्य है हमारा और इन कागजात को रैली में रखा जाएगा, जिसके बाद उसे राष्ट्रपति को ज्ञापन के तौर पर दिया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर आज से क्या है, 4 दिन बाद 25 तारीख को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के गढ़ ठाकुर नगर में एक रैली करेंगी। अब उसका मकसद क्या है? एसआईआर को लेकर वो मतुआ समुदाय को संदेश देंगी। और ममता बनर्जी की रैली से ठीक एक दिन पहले यानी कि 24 नवंबर को टीएमसी एसआईआर के मुद्दे पर एक बहुत बड़ी इंटरनल मीटिंग करने जा रही है। अभी बिहार का नतीजा देख ही लिया ना, कितने घुसपैठिए कितने थे, क्या नहीं थे, 65 लाख गायब, वोटिंग फिर भी बम्पर।
अच्छा, इस मीटिंग में, ये जो वाली मीटिंग है 24 तारीख, इसमें अभिषेक बनर्जी टीएमसी नेताओं से राय मशवरा करेंगे। पांचवी बड़ी खबर, उधर केरल में तमाम राज्यों में हड़कंप है साहब। केरल में एसआईआर को रोकने के लिए केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही संवैधानिक इस प्रक्रिया को बता चुका है। 21 नवंबर को सुनवाई होगी। वार्निंग दी गई है कि अगर दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनावों के साथ साथ इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी गई तो गतिरोध पैदा हो सकता है। गतिरोध, संविधान की बात की जाती है। ममता बनर्जी ने 20 नवंबर को एसआईआर को लेकर ईसी को जो लेटर लिखा था, उसे आज सुबह करीब 9 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा, ये वो पोस्ट है कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे अपने हालिया पत्र को शेयर कर रही हूं, जिसमें मैंने एसआईआर के बारे में अपनी चिंताएं बताई हैं। इस लेटर में ममता बनर्जी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार से 6 बड़ी बातें की। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, जल्दी से रैप अप, बहुत पॉइंट वाइज। एसआईआर प्रक्रिया अव्यवस्थित है और अनियोजित है। अव्यवस्थित है, ठीक नहीं है। दूसरा, अधिकारियों पर अत्यधिक दबाव है, काम का बोझ असहनीय है। तो काम तो करना पड़ेगा ना। दस्तावेजों की मांग में भ्रम है। बीएलओ के लिए टाइम बाउंड वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल हो गया है। 4, जलपाईगुड़ी की बीएलओ के ने काम के दबाव में आत्महत्या कर ली। 5, बंगाल में तो रोक दो एसआईआर। ममता बनर्जी करिए, रोक दो बंगाल में एसआईआर नहीं। और एसआईआर की कार्यप्रणाली और टाइमलाइन की पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए। सुनिए। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। If the CM has pointed out certain defects in that is also to be considered very, very seriously. And I'm sure that Ganesh Kumar is a